हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज से मैं आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से रिलेटेड आपकी जो यूनिट 9 है उस यूनिट को मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस यूनिट से रिलेटेड मेरे जितने भी वीडियोज आएंगे वो सभी बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट मेरे वीडियोज को देख सकते हैं। इस यूनिट के अंदर सबसे पहले मैं आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, सो वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, इससे पहले कि हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम किन किन चीजों को कवर करेंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है ये बेसिकली 3 चीजों को कवर करेगा, जिसमें सबसे पहले है आपका परिचय यानी इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार का रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ है तो इसके डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है वो किस तरह की रही है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग समझेंगे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। देखिए, ये जो आपका सेक्शन है अर्धचालक, ये आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स पर ही टिका हुआ है। सो यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आने की काफी ज्यादा संभावना बनती है। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली आपकी साइंस की एक ब्रांच है। ये आपकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अलग अलग माध्यमों में होने वाले आवेश के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। ये आपकी साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें अलग अलग मीडियम्स के थ्रू जो आपके चार्ज का फ्लो होता है, यानी आपका जो फ्लो ऑफ चार्ज है, तो इस फ्लो ऑफ चार्ज की स्टडी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करते हो। ठीक है, देखिए, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में चार्ज की बात करते हैं यानी आवेश की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में चार्ज से मतलब हमारा होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन से, है ना। यहां पर आवेश से बेसिकली हमारा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से। सो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का ही अध्ययन करते हैं। आपके जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इसी की स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर की जाती है। ठीक है, अब जैसा भी मैंने आपको बताया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है ये आपके अलग अलग माध्यमों में होता है, यानी आपके जो मीडियम है वो कैसे हैं, अलग अलग मीडियम है जिनमें होकर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। सो ये जो मीडियम है आपके जो माध्यम है ये कैसे हैं, आपके अलग अलग है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि आपका मीडियम हो निर्वात यानी वैक्यूम, ठीक है, या हो सकता है आपका मीडियम हो गैस, ठीक है, या हो सकता है आपका मीडियम हो मेटल, किसी मेटल में होके क्या हो रहा हो, किसी मेटल से होके आवेश का प्रवाह हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा हो। ठीक है, या हो सकता है आपका कोई मीडियम हो नैनो संरचना वाला यानी नैनो स्ट्रक्चर का। ठीक है, सो इस प्रकार जिन मीडियम्स में होकर आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है यानी आपके इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो मीडियम आपके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, वैक्यूम, गैस, मेटल, धातु, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, ऐसे आपके अलग अलग मीडियम्स हो सकते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, ये जो आपका ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही इस प्रवाह पर आधारित आपकी जो युक्तियां यानी जो डिवाइसेस हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन के प्रवाह पर आधारित होते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस यानी ऐसी युक्तियों का अध्ययन भी आप कहां करते हो, ऐसी युक्तियों का अध्ययन भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करते हो। ठीक है, यानी आपके ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर बेस्ड होते हैं, ऐसे डिवाइसेस की स्टडी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करते हो। जैसे आपका हो गया डायोड, है ना, आपका हो गया ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर हो गया, आपका आईसी हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। तो ये जितने भी आपके युक्तियां हैं, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर बेस्ड है ना। इन सभी डिवाइसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। सो इन सभी डिवाइसेस का अध्ययन भी हम किसके अंदर करते हैं, इन सभी डिवाइसेस का अध्ययन भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करते हैं। क्लियर हो आपको? देखिए, ये जितने भी डिवाइसेस मैंने भी आपको बताए ये सारे डिवाइसेस आपके कम वोल्टेज और कम करंट यानी कम धारा पर कार्य करते हैं। आपकी जो भी डिवाइसेस हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर बेस्ड हैं,
ये बेसिकली आपके लो वोल्टेज और लो करंट पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप जिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी जिन इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हो, उनकी स्टडी करते हो, तो ये डिवाइसेस आपके लो करंट और लो वोल्टेज पर आधारित होते हैं। क्लियर हो गया? सो अब आपको क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है। सो अगर अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स को एक डेफिनेशन के रूप में कंक्लूड करो, इसको एक डेफिनेशन के रूप में बताओ, तो आप लोग कैसे बताओगे? देखिए, एक डेफिनेशन के रूप में हम लोग बोल सकते हैं, देखिए, विज्ञान के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वह क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से होकर आवेश के प्रवाह एवं उन पर आधारित युक्तियों का अध्ययन करता है। ठीक है, यह तकनीकी की वह शाखा है जिसमें उपकरण कम विभव एवं कम धारा पर आधारित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट स्टडीज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू वेरियस मीडियम्स and the devices based on them. It is the branch of technology in which devices are based on low voltage and low current. क्लियर हुआ? सो आपको ये चीज क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स से हम लोग क्या समझते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका जो डेवलपमेंट है यानी इसका जो विकास क्रम है वो किस प्रकार का रहा है। देखिए, जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास क्रम की बात है, इसके डेवलपमेंट की बात है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बेसिकली आपके तीन ऐसे मेन कंपोनेंट्स हैं, आपके तीन ऐसे मेन उपकरण हैं, डिवाइसेस हैं, जिनके आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स इवॉल्व हुई है, इसका विकास हुआ है। सो ऐसे आपके तीन उपकरण कौन कौन से हैं? देखिए, आपके जो तीन मेन डिवाइसेस हैं उनमें आपका सबसे पहला डिवाइस आता है वैक्यूम ट्यूब। क्या आता है? वैक्यूम ट्यूब, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निर्वात नली या निर्वात नलिका। उसके बाद जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉनिक्स इवॉल्व हुई है वो है आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, और जो आपका तीसरा मेन कंपोनेंट है वो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परिपथ। सो ये तीन आपके ऐसे मेन कंपोनेंट्स हैं जिनके अराउंड इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास हुआ है। अब इनके अराउंड इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास कैसे हुआ है, तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक कहानी के रूप में चीजों को बताता हूं जिससे आप बेहतर तरीके से लिंक कर पाएंगे। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। क्या नाम था? उनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। जो एडिसन साहब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1883 यानी 1883 में एक सिद्धांत दिया। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसमें इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वैक्यूम में एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो कर सकते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निर्वात में धातु के एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो सकते हैं। ठीक है, और इस सिद्धांत को नाम दिया गया एडिसन इफेक्ट। क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया एडिसन प्रभाव या एडिसन इफेक्ट। इसको बोला गया एडिशन प्रभाव या एडिसन इफेक्ट। ठीक है, सो थॉमस अल्वा एडिसन ने 1883 में 1883 में एक सिद्धांत दिया, एक प्रिंसिपल दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके वैक्यूम में एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो कर सकते हैं। यानी एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निर्वात में हो सकता है, और इस सिद्धांत का नाम दिया गया एडिसन इफेक्ट या एडिसन प्रभाव। तो दोस्तों, ये जो आपका प्रिंसिपल था, ये आपका सिद्धांत था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत को अप्लाई करके कई सारे अलग अलग उपकरणों का आविष्कार किया गया। जैसे 1904 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। क्या नाम था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो जो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग थे, इन्होंने इस एडिसन इफेक्ट को यूज करते हुए 1904 में यानी 1904 में क्या किया, एक 2 इलेक्ट्रोड वाली इलेक्ट्रॉन ट्यूब का निर्माण किया। किसका किया?
इन्होंने दो इलेक्ट्रोड वाली एक इलेक्ट्रॉन क्या बनाई, एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब बनाई, ठीक है, जिसे बोला गया डायोड, ठीक है। तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने क्या किया, इन्होंने 1904 में दो इलेक्ट्रोड वाली एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब बनाई, ऐसी ट्यूब जिसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन होते थे और जिसमें इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में करंट को पास किया जाता था, ठीक है। और ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्यूब थी, ये आपकी कहलाई पहली वैक्यूम ट्यूब। क्या कहलाई, इसको पहला क्या बोला गया, इसको बोला गया पहली वैक्यूम ट्यूब। जो आपकी पहली निर्वात नलिका थी वो क्या थी, वो आपकी यही थी, ठीक है। सो क्या हुआ, 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने एडिसन इफेक्ट को यूज करते हुए एक निर्वात नलिका का आविष्कार किया, एक वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया, जो क्या थी, जो आपकी दो इलेक्ट्रोड वाली एक क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब थी जिसमें दो इलेक्ट्रोडों के बीच में करंट को पास किया जाता था वैक्यूम में, ठीक है। और यही आपकी कहलाई पहली वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, इसी को बोलते थे हम डायोड, ठीक है। उसके बाद 1906 में एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ली डे फॉरेस्ट। क्या नाम था, ली डे फॉरेस्ट। तो जो ली डे फॉरेस्ट थे, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी इस एडिसन प्रभाव, इस एडिसन इफेक्ट को यूज किया और इसकी मदद से एक 3 इलेक्ट्रोड वाली एक बनाई ट्यूब। क्या बनाई, इन्होंने 3 इलेक्ट्रोड वाली एक ट्यूब का आविष्कार किया। जैसे फ्लेमिंग ने 2 इलेक्ट्रॉन वाली एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब बनाई थी, वैसे ली डे फॉरेस्ट ने 3 इलेक्ट्रोड वाली एक ट्यूब का आविष्कार किया, ठीक है, उसको इन्वेंट किया। और ये जो आपकी 3 इलेक्ट्रोड वाली ट्यूब थी, ये आपकी कहलाई ट्रायोड। क्या कहलाई, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया ट्रायोड। यहां पर कहलाया ट्रायोड, ठीक है। तो ये जो ट्रायोड था, ये ट्रायोड बना आपका दुनिया का पहला एम्पलीफायर। क्या बना, ये बना दुनिया का आपका पहला एम्पलीफायर, ठीक है। सो 1906 में ली डे फॉरेस्ट ने एक 3 इलेक्ट्रोड वाली ट्यूब का आविष्कार किया, जो कहलाया आपका ट्रायोड, ठीक है। और इस ट्रायोड को ही बोला गया, क्या बोला गया, यही था आपका दुनिया का पहला एम्पलीफायर, जो क्या कर सकता था, जो आपके सिग्नलों को एम्पलीफाई कर सकता था, ठीक। सो जब आपके ये डायोड और ट्रायोड बन गए, तो इससे हुआ क्या, इससे आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उसके ट्रांसमिशन और उसके एम्पलीफिकेशन, यानी उसके ट्रांसमिशन और उसके प्रवर्धन में काफी ज्यादा मदद मिली, ठीक है। आपके इन डायोड और ट्रायोड की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा थी, आपकी जो विद्युतीय ऊर्जा थी, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, तो इस एनर्जी के ट्रांसमिशन में और इसके एम्पलीफिकेशन में काफी ज्यादा मदद मिली इन डायोड से और ट्रायोड से, ठीक है। पर इन डायोड ट्रायोड की भी क्या थी, कुछ लिमिटेशन थी, इनकी भी कुछ सीमाएं थी। जैसे ये जो आपकी वैक्यूम ट्यूब थी, ये अपनी साइज में बहुत बड़ी थी, ये आकार में काफी बड़ी थी, ठीक है। साथ ही इसका वजन भी बहुत ज्यादा था और इसका जो पावर कंजम्पशन था वो भी बहुत ज्यादा था, यानी ये बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करती थी, ठीक है। साथ ही ये उतनी फास्ट भी नहीं थी। सो इन सब कमियों को दूर करने के लिए एक नए प्रकार के डिवाइस को इन्वेंट किया गया और उस डिवाइस का नाम था ट्रांजिस्टर। क्या नाम था, उस डिवाइस का नाम था ट्रांजिस्टर। आपके डायोड और ट्रायोड की जो कमियां थी, इन कमियों को दूर करने के लिए एक नए प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का विकास किया गया, एक नए प्रकार के डिवाइस का विकास किया गया और उस डिवाइस का नाम था ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो 1948 में जो बेल प्रयोगशाला है, जो बेल लेबोरेटरी है, वहां पर 3 साइंटिस्ट काम करते थे, विलियम शॉकले, ब्रेटेन और उसके नाम, एक मिनट, देखिए 3 वैज्ञानिक थे, वॉल्टर ब्रेटेन, विलियम शॉकले और जॉन बार्डी। सो इन 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन 3 वैज्ञानिकों ने बेल प्रयोगशाला में काम करते हुए ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, ट्रांजिस्टर का निर्माण किया, ठीक है। जैसे ही ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ तो ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, यानी ट्रांजिस्टर ने पूरी तरह से वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली, ठीक है।
और ट्रांजिस्टर की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया थी इसमें एक तरह की क्रांति आ गई, इसमें एक तरह का रिवोल्यूशन आ गया। क्यों, इसका क्या रीजन था? देखिए, ये जो क्रांति थी इसलिए आई क्योंकि जो आपका ट्रांजिस्टर था ये अपनी साइज में बहुत छोटा होता था। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आकार बहुत छोटा था, साथ ही इसका वजन यानी इसका वेट भी बहुत कम था, और इसका जो पावर कंजप्शन था वो भी बहुत कम होता था। ठीक है, साथ ही ये फास्ट भी होते हैं और इनकी जो लाइफ थी वो भी ज्यादा होती थी। सो इसकी वजह से जब ट्रांजिस्टर का यूज किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में क्रांति आ गई। ठीक है, ट्रांजिस्टर की वजह से क्या हुआ, आपके जो डिवाइसेस थे उनका आकार पहले की कंपैरिजन में कुछ कम भी हुआ, कुछ छोटा भी हुआ। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर ने एक तरह से आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया। ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद 1958 में एक नई डिवाइस आई। 1958 में एक नई डिवाइस आई जो डिवाइस आई 1958 में, इस डिवाइस का नाम था आईसी। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एकीकृत परपथ। देखिए 1958 में दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्वी। सो इन दोनों ने मिलकर 1958 में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया, इसको इन्वेंट किया। और आईसी के आ जाने से जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया थी ये आपकी अब और ज्यादा उन्नत अवस्था में आ गई, इसमें और ज्यादा एडवांसमेंट हो गया। इसका क्या रीजन था? देखिए, अब आईसी की वजह से आप एक छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप पर, आप सेमीकंडक्टर के यानी अर्धचालक के एक छोटे से टुकड़े पर हजारों लाखों ट्रांजिस्टरों को एक साथ जोड़ सकते थे। आप हजारों लाखों ट्रांजिस्टरों को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते थे। सो हुआ क्या, आईसी के आ जाने से आपके जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, इनका आकार अब और भी ज्यादा छोटा हो गया। साथ ही इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई आईसी के आ जाने से। ठीक है, आप वर्तमान में जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हो, जैसे आपका मोबाइल हो गया, आपके लैपटॉप हो गए, आपके पामटॉप हो गए, तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज कर रहे हो, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अब इतने छोटे हो पाए हैं, उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका ये आईसी। आईसी की वजह से आपकी जो उपकरण है उनका साइज काफी छोटा हो पाया, साथ ही उनकी कार्य करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ गई। सो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स का इन तीन प्रमुख कंपोनेंट के अराउंड क्या हुआ है? विकास हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स इन तीन प्रमुख कंपोनेंट के अराउंड इवॉल्व हुई है, आपका वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर और आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। सो इलेक्ट्रॉनिक का ये जो विकास क्रम है अब आपको समझ में आ गया होगा, आप लिंक कर सकते हैं। सो अब हम इसके विकास क्रम से रिलेटेड जो भी मेन फैक्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर पहुंचेंगे। देखिए 1897 यानी 1897 में अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। क्या की? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। देखिए, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई 1883 में ही थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या बता दिया था? अपने सिद्धांत में बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निर्वात में यानी वैक्यूम में एक चालक से दूसरे चालक में प्रवाहित हो सकते हैं, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो कर सकते हैं। तो फिर जब 1883 यानी 1883 में ही जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बता दिया था, तो 1897 में इसकी खोज कैसे हो सकती है? देखिए, इसका रीजन है 1883 में 1883 में थॉमस अल्वा एडिसन ने जो अपना सिद्धांत दिया था, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट के लेवल पर था, यानी जो इलेक्ट्रॉन था उसका एग्जिस्टेंस आप अभी तक एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, उस समय तक इलेक्ट्रॉन का जो अस्तित्व था उसको आप प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं कर पाए थे। ठीक है, सो 1897 में क्या हुआ? 1897 में पहली बार जे थॉमसन ने प्रैक्टिकल्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रयोगों के द्वारा इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को यानी इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को सिद्ध किया। इसलिए जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। हालांकि उससे पहले संकल्पना के स्तर पर, कॉन्सेप्ट के लेवल पर यह पता था कि एक विशेष प्रकार के आवेशित कण होते हैं। ठीक है, पर उनके अस्तित्व को 1897 से पहले एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई नहीं किया गया था। ठीक है, सो जब जे थॉमसन ने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसके एग्जिस्टेंस को वेरीफाई किया,
उसके बाद से माना गया कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। क्लियर है? देखिए, इसके बाद 1904 यानी 1904 में, जैसा भी मैंने आपको बताया, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जॉन एम्बस फ्लेमिंग, इन्होंने निर्वात नली का आविष्कार किया। इन्होंने पहली जो आपकी वैक्यूम ट्यूब थी इसका आविष्कार किया। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपकी वैक्यूम ट्यूब्स हैं। तो जैसा भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये बेसिकली एडिशन इफेक्ट यानी एडिशन के प्रभाव को यूज करते हुए इनका आविष्कार किया गया था। ठीक है, सो ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं, इन वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग मेनली जो आपकी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे यानी आपके जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनको बनाने में मेनली आपने इन वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, उस आपकी जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके लॉजिक गेट्स को बनाने के लिए बेसिकली इन वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। सो जो वैक्यूम ट्यूब थी वही आपकी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का मेन कंपोनेंट था, उसका मेन अवयव था। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है। सो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो आपकी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब क्या है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें क्या था। इसमें आपके दो इलेक्ट्रोड थे और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या था, करंट को पास किया जाता था, है ना, धारा को प्रवाहित किया जाता था। सो 1904 में क्या हुआ, 1904 में जॉन एम्बस फ्लेमिंग ने निर्वात नली का आविष्कार किया। इसके बाद 1906 में, जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो अमेरिकी खोजकर्ता थे ली डी फॉरेस्ट ने क्या किया, इन्होंने एक ट्रायोड का पेटेंट करवाया। और ये जो ट्रायोड था ये पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक यानी पहला एम्पलीफायर बना जिसका प्रयोग लंबी दूरी की टेलीफोन लाइन में किया गया। ठीक है, 1906 में ली डी फॉरेस्ट ने क्या किया, इन्होंने एक ट्रायोड को पेटेंट करवाया और ये जो ट्यूब थी ये आपकी पहली इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर बनी जिसका यूज किया गया लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइन में। ठीक है, उसके बाद 1912 में ली डी फॉरेस्ट तथा 1913 में एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने ट्रायोड ट्यूब का इस्तेमाल दौलित्र के रूप में किया। ठीक है, जो आपके ली डी फॉरेस्ट थे और जो एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रायोड ट्यूब को एज ए ऑसिलेटर यूज किया। देखिए ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर यानी दौलित्र, ये क्या होता है। देखिए जो आपका दौलित्र आपका ऑसिलेटर है ये आपकी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके माध्यम से आप उच्च आवृत्ति को पैदा कर सकते हो, है ना। इसके माध्यम से आप हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकते हो। आपके बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, आपके बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। सो इस हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, आप यूज करते हो ऑसिलेटर का या दौलित्र का। ठीक है, सो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि 1912 में ली डी फॉरेस्ट और 1913 में एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो आपका ट्रायोड था इस ट्रायोड ट्यूब का यूज दौलित्र के रूप में किया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक यानी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर था और जो दौलित्र था यानी ऑसिलेटर था, तो इसके आविष्कार के कारण क्या हो पाया, इसके आविष्कार के कारण सर्वप्रथम अमेरिका में रेडियो प्रसारण 1920 में आरंभ हो पाया। ठीक है, ये जो आपका ऑसिलेटर था और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर था इनकी वजह से ही अमेरिका में 1920 से क्या हो पाया, आपका रेडियो प्रसारण यानी आपका रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू हो पाया। ठीक है, तो ये फैक्ट्स है, ये आपको याद रखने हैं, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे जी.आर. कैरे, इन्होंने 1875 में ही प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण कर लिया था। ठीक है, इन्होंने जी.आर. कैरे ने लाइट इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार कर लिया था कब, 1875 में। पर साइंटिस्टों द्वारा इसका जो यूज किया गया वो हुआ आपका 1920 से शुरू। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा इसका प्रयोग 1920 से प्रारंभ हुआ। ठीक,
इसके बाद 1921 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट डब्ल्यू हॉल। तो जो अल्बर्ट डब्ल्यू हॉल थे, इन्होंने एक निर्वात नली दौलित्र का आविष्कार किया। किसका? इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ऑसिलेटर का आविष्कार किया, जिसे बोलते हैं निर्वात नली दौलित्र। और इस निर्वात नली दौलित्र को क्या बोला गया? इसको बोला गया मैग्नेट्रॉन। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया मैग्नेट्रॉन। देखिए, ये जो मैग्नेट्रॉन था, ये आपकी ऐसी युक्ति थी, ये आपका ऐसा डिवाइस था जो सफलतापूर्वक माइक्रो तरंगों को उत्पन्न कर सकता था। यानी जो ये आपका मैग्नेट्रॉन ऐसा डिवाइस था जो माइक्रोवेव्स को क्या कर सकता था? जो माइक्रोवेव को जनरेट कर सकता था। ठीक है। और बाद में इस मैग्नेट्रॉन का यूज किया गया रडार में। कहां किया गया? इसका यूज किया गया बाद में रडार में। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1946 में जो आपकी निर्वात नली थी, यानी जो आपकी वैक्यूम ट्यूब थी, इसका प्रयोग करके पहला सामान्य उपयोग वाला कंप्यूटर ENIAC बनाया गया। ठीक है। In 1946, the first general use computer ENIAC was created by using vacuum tube। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो आपकी पहली पीढ़ी की, आपकी जो फर्स्ट जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर्स थे, उनको बनाने में बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था, उनका यूज किया गया था। ठीक है। और जो आपकी प्रथम पीढ़ी यानी आपकी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है जिसका नाम है ENIAC। ठीक है। सो ENIAC का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। सो इस ENIAC के फुल फॉर्म को आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1946 के बाद 1948 में जो बेल प्रयोगशाला थी, यानी आपकी जो बेल लेबोरेटरी थी, यहां पे कार्यरत 3 वैज्ञानिकों, जॉन बैरिडीन, विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रेटेन। ठीक है। आपके 3 वैज्ञानिक थे, जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटेन और विलियम शॉकले। ये कहां काम करते थे? ये काम करते थे बेल प्रयोगशाला में, बेल लेबोरेटरीज में। ठीक, बेल लैब्स में। सो यहां पर कार्य करते हुए इन तीनों ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। क्या किया? इन्होंने ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया। ठीक है। इन तीनों ने ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया। ठीक है। सो हुआ क्या? एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मूव्ड अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स एंड एंटर्ड ए न्यू एरा। ठीक है। इससे क्या हुआ? जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि ट्रांजिस्टर का जैसे प्रयोग होना स्टार्ट हुआ, जैसे इसका यूज होना स्टार्ट हुआ, तो हुआ क्या? इसने पूरी तरह से वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। पूरी तरह से ये वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर छा गया। ठीक है। और इसकी वजह से ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी, वो उसने एक नए युग में प्रवेश किया, उसने एक न्यू एरा में प्रवेश किया। क्लियर है? देखिए, ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, ये आपका कुछ इस तरह से दिखता है। ये आपके क्या है? ये सब आपके ट्रांजिस्टर है। ठीक है। और ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, उसको इन्वेंट किया। ठीक है। बाकी ये जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, जैसे आपका ट्रांजिस्टर हुआ, आपकी आईसी हुआ, आपका डायोड हुआ, इन सभी डिवाइसेस के बारे में मैं आपको जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ाऊंगा, यानी जब आपको इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां पढ़ाऊंगा अलग से, तो वहां पे इन सभी डिवाइसेस के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है। सो अभी आपको हाल फिलहाल ये फैक्ट याद रखने हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइज ने एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया। इन 1958 जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइज इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये दिखाई दे रहा है आपको? ये आपका कहलाता है आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए, इसके बाद 1971 में आपका पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया। ठीक है। आपका पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर, इसका विकास किया गया और इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। सो ये नाम आपको याद रखना है कि आपका जो पहला कमर्शियल
माइक्रो प्रोसेसर था, आपका जो फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था, इसका नाम था इंटेल 4004। और इसका विकास किसने किया? इसका विकास किया इंटेल नामक कंपनी में कार्यरत मर्चेंट हाफ, स्टैनले मेजोर, फेडरिको फागिन और मासातोशी शिमा। सो इन चारों द्वारा आपके इस पहले कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया। ठीक है, ये चारों कहां काम करते थे? ये काम करते थे इंटेल नामक कंपनी में, जहां पर इन्होंने इंटेल 4004 नाम के पहले कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया। क्लियर है? सो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके, जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। यहां से आपसे डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? देखिए, विकास क्रम के बाद अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो शाखाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली हम दो शाखाओं में विभाजित करते हैं। इसकी बेसिकली दो शाखाएं होती हैं, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, जिसमें इसकी पहली ब्रांच कहलाती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी ब्रांच कहलाती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो पहले हम समझेंगे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। देखिए, जो आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की ऐसी ब्रांच है, उसकी ऐसी शाखा है जहां पे आप एनालॉग सिग्नल्स का प्रयोग करते हो। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पे एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाए वो आपकी कहलाती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा, ये प्रश्न आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एनालॉग सिग्नल्स होते क्या है। देखिए, तो पहले हम समझते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। देखिए, जो आपके एनालॉग सिग्नल है, ये बेसिकली वोल्टेज या धारा के सतत परिवर्तन होते हैं। ये आपके वोल्टेज या करंट के कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, और एक निश्चित समय पर यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर इनका एक निश्चित मान होता है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। देखिए, अभी आपको इन लाइनों का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। देखिए, हमारी जो आवाज है वो क्या है? वो आपका एनालॉग सिग्नल का एक एग्जांपल है। ठीक है, जो ध्वनि है, साउंड है, ये क्या है? ये आपके एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल है। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि जब आपके चुनाव की रैलियां होती हैं, आपके इलेक्शंस की रैलियां होती हैं, तो वहां पर एक स्टेज पर, मंच पे जो भी आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, जो भी आपके नेता होते हैं, वो माइक में भाषण देते हैं और वो माइक में जो कुछ भी बोलते हैं वो सब पास में लगे हुए इस लाउड स्पीकरों में तेज आवाज में लोगों को सुनाई देता है। ठीक है, सो ये जो पूरी व्यवस्था है आपकी, ये व्यवस्था आपकी बेसिकली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एग्जांपल है। ये जो पूरा सेटअप है आपका, जो भी मैंने आपको बताया, ये बेसिकली आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एग्जांपल है। देखिए, होता क्या है? देखिए, जब हमारी आवाज माइक्रोफोन के अंदर जाती है तो माइक्रोफोन के अंदर एक कॉइल लगी होती है, माइक्रोफोन के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगी होती है, एक विद्युत चुंबकीय कुंडली लगी होती है। और ये कॉइल करती क्या है? ये कॉइल हमारी आवाज को वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट कर देती है, यानी जो हम बोलते हैं, हमारी जो आवाज माइक में जाती है, उस आवाज को ये कॉइल विद्युत सिग्नल यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। हमारी जो आवाज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वो कन्वर्ट हो जाती है, वो परिवर्तित हो जाती है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ठीक है, या तो वोल्टेज के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में। ठीक, उसके बाद जब हमारी आवाज इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युतीय सिग्नल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उसके बाद ये जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, आपके जो विद्युतीय संकेत हैं, ये वायर के माध्यम से क्या है? ये वायर के माध्यम से इनका ट्रांसमिशन हो जाता है। और जब ये सिग्नल्स लाउड स्पीकर पर पहुंचते हैं तो लाउड स्पीकर इन सिग्नल्स को, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस हमारी ध्वनि यानी हमारे साउंड में परिवर्तित, उसमें कन्वर्ट कर देता है। और उसको, वो जो आवाज है वो कैसी होती है? वो आवाज एम्पलीफाइड आवाज होती है। कैसी होती है? वो जो आपके सिग्नल होते हैं उनका क्या हो जाता है? उन सिग्नलों का लाउड स्पीकर पहुंचने से पहले क्या कर दिया जाता है? एम्पलीफिकेशन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपको ये सिस्टम दिखाई दे रहा है, आपकी आवाज गई तो आपकी आवाज को
माइक्रोफोन में लगी कुंडली यानी कॉइल ने क्या कर दिया, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया। उसके बाद इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या हुआ, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का एम्पलीफायर के माध्यम से क्या हो गया, उनका एम्पलीफिकेशन हो गया, यानी उनका आयाम बढ़ गया। ठीक है, और एम्पलीफिकेशन के बाद जब ये सिग्नल यहां पहुंचेंगे लाउड स्पीकर पर, तो लाउड स्पीकर क्या करेगा, ये इन सिग्नलों को वापस हमारी आवाज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और चूंकि इन सिग्नलों का क्या कर दिया गया है, इन सिग्नलों का प्रवर्धन कर दिया गया है, यानी इनका एम्पलीफिकेशन कर दिया गया है, इसलिए क्या होगा, आपको आवाज तेज सुनाई देगी लाउड स्पीकर से। क्लियर हो गया। सो ये जो पूरा आपका सिस्टम है क्या है, ये आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एग्जांपल है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे हमारी आवाज माइक में जा रही है, वैसे वैसे हमारी आवाज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हमारी आवाज के अकॉर्डिंग करंट या वोल्टेज क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी आवाज में उतार चढ़ाव आएगा, वैसे वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, यानी आपका जो वोल्टेज या करंट जो भी होगा, उसमें क्या होगा, उसमें भी उतार चढ़ाव होगा, है ना। जैसे जैसे हमारी आवाज तेज होगी या कम होगी, वैसे वैसे सिग्नल में भी क्या होगा, सिग्नल में भी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी उतार चढ़ाव होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या आएगी, कुछ इस तरह से आपकी एनालॉग सिग्नल की वेवफॉर्म आएगी, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जो आपके वोल्टेज और करंट है वो क्या है, उनमें उनका सतत परिवर्तन हो रहा है, मतलब वो लगातार बदल रहे हैं। किससे, हमारी, जैसे इस आपको एग्जांपल बताया, इसमें हमारी आवाज के अकॉर्डिंग वो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, उनमें लगातार कंटिन्यूस वेरिएशंस आ रहे हैं। ठीक है, सो ये जो सिस्टम है आपका, ये आपका कहलाता है एनालॉग सिस्टम। ठीक, तो अब ये जो लाइन है, अब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल वोल्टेज या करंट के क्या होते हैं, सतत परिवर्तन होते हैं, यानी कंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट की जो कंटिन्यूस वेरिएशंस हैं वो आपके एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जैसे जैसे हमारी आवाज आगे पीछे हो रही है, उसमें हमारी आवाज में जैसे जैसे उतार चढ़ाव आ रहा है, वैसे वैसे आपके इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी क्या हो रहा है, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी लगातार कंटिन्यूस परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, साथ ही मैंने बताया था कि एक निश्चित समय पर क्या होता है, एक निश्चित समय पर एनालॉग सिग्नल का एक निश्चित मान होता है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि आप किसी भी पॉइंट पे लोगे, तो हर पॉइंट पर किसी भी समय जब भी आप इसकी वैल्यू लोगे, तो इसकी एक निश्चित वैल्यू होगी। यहां इसकी वैल्यू कुछ और होगी, इस समय इसकी वैल्यू कुछ और होगी, और इस समय इसकी वैल्यू कुछ और होगी। मतलब एक निश्चित समय पर क्या है, एक निश्चित समय पर इसका एक निश्चित मान होता है। क्लियर हो गया। सो आपको अब समझ में आया कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। वोल्टेज और करंट के सतत परिवर्तन ही आपके एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। आपके करंट वोल्टेज के जो कंटिन्यूस वेरिएशंस होते हैं वही आपके एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया ये साउंड वाले एग्जांपल में, कैसे हमारी आवाज किसमें बदल रही है, हमारी आवाज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल रही है, और जैसे जैसे हमारी आवाज में उतार चढ़ाव आएगा, वैसे वैसे उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी क्या होगा, उतार चढ़ाव होता रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की वेवफॉर्म आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत वे इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां आती हैं जिनमें पाए जाने वाले विद्युत संकेत क्रमशः या सतत रूप से बदलते हैं। यानी जैसे जैसे अभी आपका एग्जांपल दिया, जैसे जैसे हमारी आवाज में परिवर्तन आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, आपकी जो विद्युत संकेत हैं, ये भी क्या होंगे, ये भी वैसे वैसे बदलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विथ ए कंटिन्यूअसली वेरिएबल सिग्नल। The term analog describes the proportional relationship between a signal and a voltage or current that represent the signal। ठीक है, वो जो आपकी टर्म है एनालॉग, जो आपका शब्द है एनालॉग, ये बेसिकली आपके जो सिग्नल है और आपका जो वोल्टेज है, आपका जो करंट है, उसके बीच में एक समानुपाती, एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को बता रहा है। ठीक है, आपका जो सिग्नल है और जो आपका वोल्टेज और करंट है, जो क्या कर रहा है, जो आपके उस सिग्नल को
रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनके बीच का जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है उसको ये टर्म डिस्क्राइब करती है। क्लियर हो गया? ये है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद जो आपकी दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो कहलाती है आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इसमें नाम क्या आ रहा है, इसमें नाम आ रहा है डिजिटल। ठीक है, सो आपकी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आप डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हो, जिसमें आप डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हो, ऐसी ब्रांच आपकी कहलाती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मेनली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो हमारा बाइनरी सिस्टम है, यानी जो आपका 0 और 1 का फॉर्मेट है, इसका प्रयोग आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हो। सो जो आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें आपके सिग्नल के क्या है, केवल 2 ही लेवल होते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 को ही हम बोल देते हैं लो और 1 को हम बोल देते हैं हाई। ठीक है, या इसी को बोल देते हैं हम ऑफ, 0 को बोल देते हैं ऑफ और 1 को बोल देते हैं ऑन। सो कुल मिलाकर जो आपकी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें आप डिजिटल सिग्नल का यूज करते हो, और मेनली इसमें आपका जो बाइनरी फॉर्मेट है, यानी आपको जो 0-1 का फॉर्मेट है, उसका यूज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। सो यहां पर सिग्नल की आपके केवल 2 ही स्तर होते हैं, केवल 2 ही लेवल होते हैं, या तो 0 होगा आपका सिग्नल या फिर सिग्नल आपका 1 होगा। ठीक है, देखिए जो आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें आपकी जो डिजिटल सिग्नल है उसकी वेवफॉर्म कैसी होगी, उसकी वेवफॉर्म आपकी कुछ इस प्रकार की होगी, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे केवल आपके सिग्नल के 2 ही लेवल दिखाई दे रहे हैं, या तो 0 है या 1 है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आपकी क्या होगी, कुछ इस तरह से आपकी वेवफॉर्म डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चलेगी। ठीक है, सो ये जो वेवफॉर्म है, ये दोनों वेवफॉर्म आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपसे प्लस से वो ये तो वेवफॉर्म दे रहे हो और उसमें आपसे पूछ ले कि कौन सी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और कौन सी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 ब्रांचें थी, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो है आपका सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। पर अर्धचालक को पढ़ने से पहले, सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने से पहले आपके कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमको समझना जरूरी है। ठीक है, इनको समझने के बाद हम सेमीकंडक्टर्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सो आपके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हम उनको समझते हैं। देखिए, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आपका एक कॉन्सेप्ट है एटम। क्या है? एटम। एटम यानी परमाणु। देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा 11th में एटम के बारे में, परमाणु क्या होता है। देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। जैसे आपको मेरे हाथ में पेन दिखाई दे रहा है, अगर इस पेन को मैं लगातार तोड़ता जाऊं, इसको लगातार मैं तोड़ता जाऊं, तो तोड़ते तोड़ते एक स्टेज ऐसी आएगी, एक अवस्था ऐसी आएगी, जब ये पेन इतना छोटा हो जाएगा कि इसको और आगे तोड़ना संभव नहीं होगा। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद हम इसको और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सो आपकी वो सूक्ष्मतम इकाई जिसे आप और ज्यादा छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते, वो आपकी कहलाती है परमाणु। क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है परमाणु। आपकी वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो वो आपकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपकी कहलाती है एटम। ठीक है, सो एटम क्या है, परमाणु क्या है? एटम या परमाणु आपकी सूक्ष्म इकाई, ये आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको आप और ज्यादा छोटे भाग में डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? देखिए, जो भी एटम होते हैं, सभी एटमों के अंदर क्या पाया जाता है? सभी एटमों के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, जो आपके एटम होते हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, और सभी एटमों में, आपके सभी परमाणुओं में क्या होता है? सभी परमाणुओं के अंदर न्यूक्लियस यानी नाभिक पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका न्यूक्लियस है यानी आपका जो नाभिक है, इसके अंदर पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें आपके 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे आपका कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, सो जो आपके परमाणु का नाभिक है उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो आपका नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर बहुत सी कक्षाएं पाई जाती हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु आपके एटम का जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सी ऑर्बिट्स पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस यानी इस नाभिक के चारों ओर क्या है? इस नाभिक के चारों ओर आपकी ये
कक्षाएं बनी हुई है, आपकी ये ऑर्बिट्स बनी हुई है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका नाभिक है जहां आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर आपकी ये क्या है, अलग अलग कक्षाएं, आपकी अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। और इन ऑर्बिट्स में क्या पाया जाता है, इन ऑर्बिट्स में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है, इन ऑर्बिट्स में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपके, ये सब आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एटम क्या आपको क्लियर हुआ, एटम आपकी वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे आप और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते। प्रत्येक एटम में, प्रत्येक परमाणु के अंदर आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, आपको एक नाभिक मिलेगा जिसमें आपको मिलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उस न्यूक्लियस या उस नाभिक के चारों ओर आपको अलग अलग कक्षाएं मिलेंगी, अलग अलग आपको ऑर्बिट्स मिलेंगे। और इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आपका ऋणात्मक आवेश होता है, यानी उस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, देखिए ये जो आपका एटम है, आपका परमाणु है, ये कभी भी, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी कभी भी ये आइसोलेट स्टेट में नहीं पाया जाता। आपके जो परमाणु होते हैं वो हमेशा दूसरे परमाणु से जुड़ के क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से, जिसमें आपके जो अलग परमाणु ने क्या कर लिया, उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड के द्वारा क्या कर लिया, बॉन्ड बना के वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए। और जब बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े क्वांटिटी में आपके जो एटम्स होते हैं, आपके जो परमाणु होते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो उससे जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो कहलाता है आपका क्रिस्टल। क्या कहलाता है, ये क्या है, ये आपका क्रिस्टल। ये आपका स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टल का। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे परमाणु क्या हो गए, आपस में एक दूसरे से बॉन्ड के द्वारा, बंध के द्वारा, रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ गए और इन्होंने बना लिया एक क्रिस्टल। ठीक है, सो ये चीज आपको समझ में आई कि जो आपका एटम है उसमें क्या है, उसमें आपके नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर आपकी ऑर्बिट्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं, और उन ऑर्बिट्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का क्या होता है, इस न्यूक्लियस का एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। और उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये जो आपके परमाणु का नाभिक है, ये क्या करता है, ये कक्षाओं के, अलग अलग कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको बांधे रहता है। यानी आपके ऑर्बिट्स के जो अलग अलग, आपकी जो अलग अलग ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बंधे रहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम आउटर ऑर्बिट में जाते हैं, वैसे वैसे आपका ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, आपका ये जो आकर्षण बल है, वो कम होता जाता है, वो डिक्रीज होता जाता है ना। जब आप नाभिक के पास होगे, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितने पास होगा, वो उतनी मजबूती से नाभिक से बंधा होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर उतना ही ज्यादा आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। और जैसे जैसे आप नाभिक से यानी न्यूक्लियस से दूर जाओगे, तो आपके उस अट्रैक्शन फोर्स में, यानी आपके उस आकर्षण बल में क्या आएगी, कमी आएगी। और जो आपकी सबसे बाहरी कक्षा, यानी आपकी जो सबसे आउटर ऑर्बिट होगी, इस आउटर ऑर्बिट में जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सबसे कम आकर्षण बलों द्वारा नाभिक से जुड़े होंगे। ठीक है, मतलब जो आपका आउटर ऑर्बिट होगा, आउटर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स से आपके न्यूक्लियस से बंधे होंगे। ठीक है, आपकी आउटर कक्षा में, आपकी जो आउटर ऑर्बिट में, वहां पे जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा, आपके नाभिक का जो आकर्षण बल होगा, वो कैसा होगा, वो सबसे कम होगा। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई एटम किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जब भी कोई परमाणु किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उस परमाणु या उस एटम की जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, परमाणु का जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है इमेज, इस इमेज में ये क्या है, ये आपकी आउटर ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इस ऑर्बिट में पाए जा रहे हैं आपके 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
इसका मतलब ये जो आपका एटम है, इस एटम में कि जो आउटर ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकते हैं, ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस में भाग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा इस ऑर्बिट में, वो क्या होगा, वो आपका सबसे कम होगा। क्लियर हो गया? सो आपको ये समझ में आया कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। किसी परमाणु की सबसे जो भारी कक्षा होती है, उस भारी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है? किसी एटम की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और आपके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आपकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं यही आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका आकर्षण बल क्या होता है, यहां पर आपके नाभिक का यानी आपके न्यूक्लियस का आकर्षण बल सबसे कम होता है, यानी ये सबसे कम मजबूती से नाभिक से बंधे होते हैं। इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है? सो किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को उसकी वैलेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को उसकी वैलेंसी या उसी को उसकी संयोजकता कहा जाता है। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उस इलेक्ट्रॉन, वही उस एटम की कहलाएगी, वही उस एटम की या वही उस परमाणु की संयोजकता कहलाएगी। जैसे आपका जो सिलिकॉन है और जो जर्मेनियम है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो संयोजकता कितनी है, इनकी जो वैलेंसी है वो है 4। ठीक है? जो आपके सिलिकॉन के परमाणु और आपके जो जर्मेनियम के परमाणु है इनकी वैलेंसी होती है 4। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या बना सकता है, दूसरे परमाणुओं के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है? सो किसी भी एटम की जो वैलेंसी होती है वो एक्चुअली ये शो करती है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। जैसे इस एटम में क्या है, इस एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। सो इस केस में इस एटम की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, इस एटम की जो वैलेंसी होगी यानी इस एटम की जो संयोजकता होगी वो होगी 3, है ना। संयोजकता 3 की होगी क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, है ना। और आपको पता है कि परमाणु के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी यानी वही उसकी संयोजकता कहलाती है। क्लियर हो गया? सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि एटम क्या होते हैं, आपका न्यूक्लियस क्या होता है, आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और आपकी वैलेंसी यानी संयोजकता क्या होती है। ठीक है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि चालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं। उसके बाद हम आएंगे अर्धचालकों पे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि चालक पदार्थ क्या होते हैं। देखिए चालक आपके ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से होके विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जो आपके कंडक्टर हैं वो आपके ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें आपका इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है। ठीक है? जैसे आपका तांबा यानी कॉपर। ठीक? तो ऐसे कंडक्टर क्या है, कंडक्टर आपके ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से होके आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है, आसानी से प्रवाहित हो सकता है, वो आपके कहलाते हैं कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो चालक होते हैं, आपके जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है? आपके जो कंडक्टर्स हैं उनमें काफी बड़ी क्वांटिटी में क्या पाए जाते हैं, काफी बड़ी क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। देखिए अभी मैंने आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बताया कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है? और वही आपकी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वही आपकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को किसी बाहरी एनर्जी सोर्स के थ्रू ऊर्जा देते हो यानी उनको एक्साइट करते हो तो होता क्या है, इससे आपके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट एटम को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, है ना। वो अपने परमाणु को छोड़कर
बाहर आ जाते हैं किसमें, क्रिस्टल में, ठीक है। और जब उस क्रिस्टल में आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आपके आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी वो आसानी से गति कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो क्या फ्लो होगा, तो आपका फ्लो होगा करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा यानी करंट बोला जाता है। करंट क्या है, करंट आपका इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो है, जो आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वही आपका करंट कहलाता है। सो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ही ज्यादा आपकी उस कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सो आपके जो कंडक्टर्स हैं, आपके जो चालक पदार्थ में क्या होता है, इनमें बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या आपको समझ में आया कि जब आपके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उनको जब एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से यानी बाहरी ऊर्जा सोर्स से जब उनको ऊर्जा दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, तो उससे वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और अपने एटम को छोड़ के वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और बाहर जाने के बाद जब आप उस किसी क्रिस्टल में क्या लगाते हो, कोई विद्युत क्षेत्र लगाते हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, तो वो जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, वो उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं, गति करते हैं। और जब वो गति करेंगे तो क्या फ्लो होगा, तो फ्लो होगा आपका करंट, ठीक है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके परमाणु वो क्या है, वो आपके स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, वो आपके आइसोलेटेड स्टेट में नहीं होते, वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, वो आपस में मिलके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, अणु बना लेते हैं। और जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपके परमाणु जुड़ जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है क्रिस्टल। और जब इन परमाणुओं के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को आप बाहरी ऊर्जा स्रोत से यानी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से आप एक्साइट करते हो, एनर्जी देते हो, तो उससे जो आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एटम्स के वो अपने एटम को छोड़ के बाहर आ जाते हैं क्रिस्टल में, ठीक है। और जब क्रिस्टल में आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। और जब वो मूव करते हैं तो उस क्रिस्टल में धारा का प्रवाह होने लगता है, उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल में करंट फ्लो करने लगती है, ठीक है। सो जो आपके चालक पदार्थ हैं, आपके जो कंडक्टिंग मटेरियल्स में क्या पाया जाता है, इनमें बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए इसके कुछ एग्जांपल है, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपके कंडक्टर के एग्जांपल है, ठीक है। आपका एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, ये सब क्या है, ये सब आपके चालक पदार्थों के एग्जांपल है। इसके बाद आता है आपका कुचालक यानी इंसुलेटर। देखिए कुचालक क्या है, कुचालक आपके ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है, यानी जिनमें से होकर करंट बहुत ही कम मात्रा में करंट प्रवाहित होता है। आपके ऐसे मटेरियल्स जिनमें से होकर आपका इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो नहीं हो सकता, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं इंसुलेटर। सो इनके अंदर जो आपका करंट है वो इजीली फ्लो क्यों नहीं हो पा रहा, उसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, या बहुत कम क्वांटिटी में इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस वजह से इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, इनमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता। क्लियर है। तो कुचालक क्या है, कुचालक वे पदार्थ हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन तथा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, अर्थात यह अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, जैसे आपकी लकड़ी हुई और प्लास्टिक हुई, ठीक। एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इज ए मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो फ्रीली, ठीक है। आपका जो प्लास्टिक और आपका जो वुड है ये क्या है, ये आपके कुचालक यानी इंसुलेटर मटेरियल्स के एग्जांपल है। सो चालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं ये आपको समझ में आया, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया। देखिए अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों के बारे में। देखिए अर्धचालक क्या होते हैं, अभी आपने चालकों के बारे में समझा और कुचालकों के बारे में समझा, अभी आपने कंडक्टर्स के बारे में समझा और इंसुलेटर के बारे में समझा। अब हम समझेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। देखिए जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं यानी जो आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं, ये आपके ऐसे पदार्थ होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से ज्यादा होती है, ऐसे पदार्थ आपके कहलाते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु
अचालकों या कुचालकों से अधिक होती है, तो ऐसे पदार्थ आपके कहलाते हैं अर्धचालक। ठीक है, आपके ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है पर इंसुलेटर से उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ऐसे आपके जो मटेरियल होते हैं उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल whose electrical conductivity is less than that of conductors but higher than that of dielectrics, या इसको बोलते हैं हम इंसुलेटर। ठीक है, तो इनके बीच की यानी चालकों और कुचालकों के बीच का जो वो आपका पदार्थ होता है वो आपका कहलाता है अर्धचालक, उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखिए ये जो आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं ये जब अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं, यानी ऐसी अवस्था में जब इनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना मिली हो, तो उस समय इनका जो व्यवहार होता है वो कुचालकों की तरह होता है। उस समय ये कुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। और जब इनमें हम एक निश्चित मात्रा में अशुद्धि मिला देते हैं, यानी किसी अशुद्धि परमाणु को मिला देते हैं, तो उसके बाद ये जो पदार्थ हैं ये चालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यानी अशुद्धि मिलाए जाने के बाद जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो चालकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, आपके जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं ये जब अपनी प्योर स्टेट में होते हैं, यानी ऐसी स्टेट में होते हैं जब आपने किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी, किसी तरह की किसी इम्प्योरिटी एटम को आपने ऐड ना किया हो, तो उस समय ये जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं ये इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करते हैं। और जैसे आप इसमें एक सर्टेन अमाउंट में इम्प्योरिटी एटम को ऐड करते हो, इम्प्योरिटी को मिलाते हो, तो उसके बाद ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आपके कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। क्लियर है? सो अशुद्धियों को, यानी जो आपकी इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज एटम्स हैं, उनको मिलाने की जो विधि है इसको आप बोलते हो डोपिंग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डोपिंग। सो ये डोपिंग है, ये आपको पता होना चाहिए कि डोपिंग क्या होती है। क्यों? क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डोपिंग क्या होती है। तो डोपिंग क्या है? द मेथड ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटीज इन सर्टेन क्वांटिटी इज कॉल्ड डोपिंग। क्लियर है? तो ये आपकी कहलाती है डोपिंग। निश्चित मात्रा में आप जो अशुद्धि को मिलाते हो, तो अशुद्धि को मिलाए जाने की आपकी जो विधि है वो कहलाती है आपकी डोपिंग। देखिए ये जो आपके अर्धचालक पदार्थ हैं इनका बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में इनका यूज किया जाता है। जैसे आपके जो डायोड हैं, ट्रांजिस्टर हैं, एकीकृत परिपथ है यानी जो आईसी हैं, इन सभी को बनाने में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। आपके जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं इनका यूज डायोड, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में किया जाता है। सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड in the making of electronic devices such as diode, transistor and integrated circuit। क्लियर है? देखिए जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये आपके अर्धचालक पदार्थों के एग्जाम्पल है। ठीक है, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, गैलियम आर्सेनाइड हुआ, ये आपके अर्धचालक पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल है। सो ये नाम आपको याद रखने हैं। इनके ऊपर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे जैसे पूछ लेगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, आपको ऑप्शन दे देगा चालक यानी कंडक्टर, कुचालक यानी इंसुलेटर, या अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। सो आपको ये एग्जांपल याद रखने हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम और जो गैलियम आर्सेनाइड है ये आपके अर्धचालक पदार्थों यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के आपके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे कि आपके जो अर्धचालक पदार्थ हैं यानी आपके जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनके कितने टाइप होते हैं। देखिए आपके जो अर्धचालक हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। इनके दो टाइप होते हैं, जिसमें आपका पहला टाइप कहलाता है निज अर्धचालक, जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, पहला आपका प्रकार है निज अर्धचालक, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए निज अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे अर्धचालक जो अपनी प्योर स्टेट में हो, यानी ऐसे अर्धचालक जो अपनी शुद्ध अवस्था में हो, अर्थात उनमें किसी भी तरह की कोई अशुद्धि नहीं मिलाई गई हो, तो ऐसे आपके जो अर्धचालक हैं वो निज अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक, आपके ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जिनमें किसी भी तरह की कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की गई है, तो ऐसे आपके जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
कंडक्टर, ठीक। जैसे आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्लियर हुआ? जैसा भी अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, जो आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं, ये जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, यानी ये जब अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं, तो उस समय ये कुचालक यानी इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो आपके निज अर्धचालक है, यानी आपके जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, ये बेसिकली कुचालक की तरह इनका क्या होगा, इनका व्यवहार होगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं, मतलब इनमें किसी भी तरह की कोई अशुद्धि, कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं होती। क्लियर है? तो इसके एग्जांपल है आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन। देखिए, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी आपके निज अर्धचालक का क्या है, एग्जांपल है। जिसमें क्या है, जिसमें आपका एक क्रिस्टल दिया हुआ है, वो क्रिस्टल है किसका, सिलिकॉन का, जिसमें आपका जो सिलिकॉन एटम है वो अपने आसपास के चारों सिलिकॉन एटम से क्या बना रहा है, एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी एक एक सहसंयोजक बंध बना रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो सिलिकॉन है ये चार ही बॉन्ड क्यों बना रहा है, इसका क्या रीजन है? देखिए, इसका रीजन ये है कि आपको मैंने बताया था कि जो सिलिकॉन होता है, आपका सिलिकॉन होता है, इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। सिलिकॉन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। इसका मतलब है कि सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में भाग ले सकते हैं। इसलिए जो आपका सिलिकॉन है वो केवल क्या बना सकता है, वो केवल आपके 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी वो अपने आसपास के दूसरे 4 सिलिकॉन परमाणु से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ सकता है, जैसा कि आपके इस इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या है, क्रिस्टल की इमेज है, जिसमें क्या है, जिसमें आपके सिलिकॉन एटम्स दिए हुए हैं। ये जो आपकी क्रिस्टल है, इसमें क्या है, इसमें आपका किसी भी तरह का कोई इंप्योरिटी इस समय ऐड नहीं की गई है, मतलब आपने यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अशुद्धि परमाणु इस समय यहाँ पर मिलाया नहीं है। देखिए, अशुद्धि परमाणु होता क्या है, जैसे आपको ये क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, तो ये क्रिस्टल किसका है, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल आपका केवल सिलिकॉन के एटम से बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपका क्रिस्टल है ये केवल आपके सिलिकॉन एटम से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एटम्स है वो सारे कौन से हैं, वो सारे आपके सिलिकॉन के हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आप इस क्रिस्टल में आपने क्या किया, आपने 2-3 सिलिकॉन के एटम्स को हटा के क्या ऐड कर दिया, आपने उसकी जगह जोड़ दिया बोरोन, फास्फोरस या एल्यूमिनियम। आपने क्या किया, आपने 1-2 सिलिकॉन के एटम को हटाया और उसकी जगह बोरोन, फास्फोरस या एल्यूमिनियम के एटम्स को उसकी जगह रख दिया। तो ये जो आपके बोरोन, फास्फोरस और एल्यूमिनियम के जो एटम्स होंगे, इनके जो एटम्स होंगे यही आपके क्या कहलाएंगे, यही आपके कहलाएंगे अशुद्धि, इन्हीं को हम बोलेंगे अशुद्धि परमाणु, या यही आपके कहलाएंगे इंप्योरिटी एटम्स, ठीक है। तो जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, यानी जो आपका निज अर्धचालक होता है, ये कैसा होता है, ये अपनी शुद्ध अवस्था में होता है, मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई अशुद्धि नहीं मिलाई होती है, ठीक। क्लियर हुआ? और इसमें आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये किसका क्रिस्टल है, ये आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल है, जिसमें प्रत्येक सिलिकॉन एटम अपने आसपास 4 सिलिकॉन एटम से क्या बनाए हुए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए। जैसे आपका ये जो सिलिकॉन एटम है, इसने एक बॉन्ड क्या बना लिया, यहां बना लिया, एक इसके बॉन्ड इसका यहां बन गया, एक बॉन्ड इसका यहां बन गया और एक बॉन्ड इसका यहां बन गया, ठीक। क्यों? क्योंकि जो आपका सिलिकॉन है उसकी वैलेंसी कितनी है, उसकी वैलेंसी 4 है, मतलब प्रत्येक सिलिकॉन के जो एटम है उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए वो केवल 4 ही क्या बना सकता है, वो केवल 4 ही कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बना सकता है। जैसे आपके इस सिलिकॉन ने इसके जो 4 एटम, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, एक इसका इलेक्ट्रॉन ये, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये और चौथा इलेक्ट्रॉन ये। तो उसने अपने इन चारों इलेक्ट्रॉन से क्या बना लिए, एक एक सहसंयोजक बंध बना लिया, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। और ये क्या कितने बनाए, इसने बनाए आपके 4 सहसंयोजक बंध। ये अपने आसपास कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, ये अपने आसपास 4 सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये आपका कहलाता है इंट्रिंसिक यानी निज अर्धचालक। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी और है, देखिए आपका कोई भी अर्धचालक हो, आपका कैसा भी अर्धचालक हो, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के तापमान पर आपके जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनमें अपने आप ही खुद से ही कुछ क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते रहते हैं, ठीक। जो आपके अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनमें कमरे के तापमान पर यानी रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही खुद से ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल
उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, ये खुद से अपने आप ही होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है कि इनमें कमरे के तापमान पर अपने आप ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल जनरेट होते रहते हैं। क्लियर है? देखिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कैसा कण है, वो है आपका नेगेटिव पार्टिकल, और जो आपका होल्स है वो होता है आपका पॉजिटिव पार्टिकल। बाकी होल्स क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके अर्धचालकों का जो दूसरा प्रकार है वो है आपका बाह्य यानी अपद्रव्य अर्धचालक, जिसे बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो निज अर्धचालक होते हैं, आपके जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं, यानी उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती। ठीक, पर जैसे ही आप निज अर्धचालकों में यानी शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाते हो, तो वो जो आपके अर्धचालक हैं वो आपके बाह्य यानी अपद्रव्य अर्धचालक में बदल जाते हैं। ठीक है, आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जब उसमें आप इंप्योरिटी एटम को ऐड करोगे तो आपका वो जो सेमीकंडक्टर है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। ठीक, और इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको कहते हैं बाह्य अर्धचालक। ठीक है, when a suitable impurity in a small quantity is mixed in an intrinsic semiconductor, then its conductivity increases. This type of material is called extrinsic semiconductor. क्लियर हुआ? क्या हुआ कि आपने क्या किया? आपने एक निज अर्धचालक में, एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई, और अशुद्धि मिलाने से क्या हुआ? अशुद्धि मिलाने से उस अर्धचालक की जो चालकता है वो क्या हो जाती है? वो आपकी कई गुना बढ़ जाती है। ये चालकता कई गुना कैसे बढ़ती है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एन टाइप और पी टाइप बताऊंगा। ठीक है, सो आपका ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कैसा सेमीकंडक्टर है? ये आपका ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें जब आप इंप्योरिटी एटम को ऐड करते हो तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? देखिए, ये जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है यानी आपका जो बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसका जो पहला प्रकार है वो कहलाता है एन टाइप अर्धचालक, और जिसका दूसरा प्रकार, इसका जो दूसरा टाइप है उसको हम बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। तो पहले हम समझेंगे कि एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी शुद्ध परमाणु में, जब आप किसी शुद्ध अर्धचालक में किसी अशुद्धि को मिलाते हो, किसी इंप्योरिटी को ऐड करते हो, तो वो आपके बाह्य अर्धचालक यानी एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर में बदल जाता है। तो होता क्या है कि जब आप किसी शुद्ध अर्धचालक में ऐसी अशुद्धि को मिलाओ जिसकी संयोजकता कितनी हो? जिसकी संयोजकता हो 5। ठीक है, जब आप किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु या अपद्रव्य इसको मिलाते हो, तो इसको मिलाने से आपका जो अर्धचालक तैयार होता है वो आपका कहलाता है एन टाइप अर्धचालक। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। ठीक, when a pure semiconductor is mixed with 5 valency impurities, then such a mixed semiconductor is called n type semiconductor। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने एक शुद्ध अर्धचालक, जैसे आपका जो जर्मेनियम सिलिकॉन क्या है, ये आपके शुद्ध अर्धचालक के उदाहरण है। तो आपने क्या किया? आपने जर्मेनियम सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या किया? आपने इनके क्रिस्टल में आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी जैसे तत्वों को क्या कर दिया? इनके तत्वों के परमाणुओं को मिला दिया। ठीक है, देखिए, जो आपके आर्सेनिक है और फास्फोरस है और जो एंटीमनी है, इनकी संयोजकता कितनी होती है? इनकी संयोजकता होती है 5। ठीक है, इनकी संयोजकता 5 होने का मतलब है कि ये जो आपके आर्सेनिक, जैसे मान लीजिए फास्फोरस है, फास्फोरस की संयोजकता कितनी है? फास्फोरस की संयोजकता है 5 यानी 5। तो इसका मतलब है कि जो आपका फास्फोरस एटम होगा, फास्फोरस का जो एटम होगा, उसकी जो बाहरी कक्षा होगी, उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? उसमें पाए जाएंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि संयोजकता कितनी है? इसकी संयोजकता है 5। तो अगर बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो फास्फोरस है ये मैक्सिमम 5 सह संयोजक बंध बना सकता है। ये मैक्सिमम 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स
बना सकता है। क्लियर है? तो आपने क्या किया, आपने जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में क्या किया, आपने एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर दिया। आपने एक ऐसी इंप्योरिटी मिला दी, एक ऐसी अशुद्धि मिला दी जिसकी संयोजकता कितनी है, जिसकी संयोजकता है 5, और इससे जो आपका सेमीकंडक्टर बना वो बना आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे बना ये वो हम देखते हैं। देखिए ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपकी इमेज है ये आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर का इमेज है। देखिए कैसे बन रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका अर्धचालक पदार्थ, जब आपका क्रिस्टल शुद्ध अवस्था में होता है, ठीक है, मतलब उसमें आपकी कोई भी इंप्योरिटी नहीं मिली होती है, तो उस समय क्या होता है, उस समय आपको उस क्रिस्टल में केवल एक ही तत्व के परमाणु दिखाई देंगे। जैसे इस केस में क्या है, इस केस में यह भी क्या आपका, यह भी आपका एक शुद्ध अर्धचालक यानी एक निज अर्धचालक का उदाहरण है, जिसमें क्या है, जिसमें आपके क्या है, सब जगह आपके सिलिकॉन के परमाणु हैं। अब आप क्या करोगे, आप इस सिलिकॉन परमाणु को हटा के इसकी जगह क्या रख दोगे, आप इसकी जगह रख दोगे, जैसे मान लीजिए इसकी जगह रख दिया आपने फास्फोरस, इसकी जगह क्या रख दिया, इसकी जगह रख दिया आपने फास्फोरस। तो आपको पता है कि जब फास्फोरस आप रखोगे तो फास्फोरस की आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस की जो बाहरी कक्षा है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब जो फास्फोरस है वो 5 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, वो 5 सहसंयोजक बंध बना सकता है। पर ये जो फास्फोरस है ये अपने चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, ये अपने चारों तरफ घिरा हुआ है सिलिकॉन के एटम से। और जो सिलिकॉन के एटम होते हैं आप जानते हैं कि उनकी संयोजकता होती है 4। इसका मतलब जो सिलिकॉन के परमाणु हैं वो केवल 4 ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, वो केवल 4 ही सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। सो होगा क्या कि जब आप शुद्ध अर्धचालक में, किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे, ऐसी अशुद्धि मिलाओगे जिसकी संयोजकता 5 हो, तो उस केस में होगा क्या, जैसे यहां पे आपने क्या मिला दिया, आपने यहां मिला दिया फास्फोरस। तो आपको पता है कि फास्फोरस की जो वैलेंसी है, जो संयोजकता है वो कितनी, 5। तो इसका मतलब है कि फास्फोरस 5 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। पर ये अपने चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, ये अपने चारों तरफ घिरा हुआ है सिलिकॉन के परमाणुओं से, जो केवल 4 ही बंध बना सकते हैं। तो इस केस में होगा क्या कि फास्फोरस के जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन का यूज तो इन 4 बंधों को बनाने में कर लिया जाएगा, ठीक है। फास्फोरस के जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में क्या है, सहसंयोजक बंध बनाने में उनका इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, इसका यूज हो गया, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया बंध बनाने में, ये तीसरे इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया बंध बनाने में, और ये चौथे इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, ठीक। पर हुआ क्या, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 5। इसका मतलब 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, पर आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉन बच गया जिसका यूज नहीं हो पाया, जिसका उपयोग नहीं हो पाया। तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये क्रिस्टल में क्या कर सकता है, ये क्रिस्टल में कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी इसकी गति कर सकता है। और आपको पता है जब आप इस क्रिस्टल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये उस फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करेगा, गति करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो आपकी धारा प्रभावित होगी, आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा, ठीक। तो उसमें हुआ क्या, आपने क्या किया, आपने जैसे इसमें फास्फोरस मिलाया तो फास्फोरस के मिलाने से क्या मिल गया, आपको एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया, आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक। और जब आप इसमें फास्फोरस के एटम्स की संख्या को बढ़ाओगे, आप इसमें जैसे जैसे फास्फोरस की एटम की संख्या को बढ़ाते जाओगे तो होगा क्या, आपके पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी बढ़ते जाएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप एक फास्फोरस के एटम को ऐड करोगे वैसे ही आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। सो जितने ज्यादा आपके फास्फोरस के एटम्स मिलेंगे उतने ज्यादा आपके पास क्या हो जाएंगे, उतने ज्यादा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्या होगा, आपके इस क्रिस्टल में क्या होगा, आपके सेमीकंडक्टर में करंट प्रवाहित होगा, करंट का फ्लो होगा, ठीक। तो ये जो आपका सेमीकंडक्टर है इसमें बेसिकली जो करंट फ्लो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्यों, क्योंकि आप जैसे जैसे अशुद्धियां मिलाते जाओगे, जैसे जैसे आप इंप्योरिटी ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे आपके ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, इनका नंबर
बढ़ता जाएगा। सो मेनली जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा उसमें आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, जो उसमें आपका मुख्य आवेश वाहक होगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। ठीक, वही अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो अर्धचालक पदार्थ होता है, आपका कैसा भी सेमीकंडक्टर हो, उसमें अपने आप ही खुद से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होते रहते हैं। ठीक, पर इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में आपके जो होल्स हैं, आपके जो होल्स हैं उनकी संख्या तो उतनी रहेगी जितनी वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, पर यहां पर अशुद्धि मिलाने से क्या हो रहा है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सो इस वजह से जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें आपका जो मुख्य आवेश वाहक होगा, यानी आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, वो बनेगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, होल से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि होल्स केवल उतने ही होंगे जो रूम टेम्परेचर पर अपने आप उत्पन्न होंगे, अपने आप जनरेट होंगे। बाकी जैसे जैसे आप अशुद्धि मिलाओगे, जैसे जैसे इम्प्योरिटी मिलाओगे, आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, लगातार बढ़ती जाएगी। सो आपका जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो बनेगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है या होल। सो इस केस में आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन टाइप में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन, आपका जो मुख्य आवेश वाहक होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन, आपका जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होगा, जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, वो होगा आपका होल्स। किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो आपका आपने क्या मिलाया, इसमें आपने मिलाया फास्फोरस का एटम। तो आपने जैसे फास्फोरस का एटम मिलाया तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो फास्फोरस का एटम है वो क्या कर रहा है, वो क्रिस्टल को, वो इस क्रिस्टल में, इस सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जो आपका फास्फोरस का एटम है ये कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका दाता परमाणु। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम दाता परमाणु, इसको बोलेंगे आप डोनर एटम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्रिस्टल में मिलाए जाने पर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। और आपको पता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का दान करता है, उसको डोनेट करता है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इसलिए फास्फोरस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, फास्फोरस के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। क्लियर हो गया? तो ये आपका कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे आपको यहां भी दिखाई दे रहा होगा, यहां भी आपका क्या है, यहां पे आपका एक जर्मेनियम का क्रिस्टल है, जिसमें आपने क्या कर दिया, जिसमें आपने एक जर्मेनियम के परमाणु को हटा के क्या जोड़ दिया, आपने जोड़ दिया उसकी जगह आर्सेनिक का एटम। और आर्सेनिक की संयोजकता कितनी होती है, आर्सेनिक की जो वैलेंसी है वो भी होती है 5, इसकी संयोजकता होती है 5। इसका मतलब जो आर्सेनिक के 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो क्या करेंगे, वो अपने आसपास के जो जर्मेनियम के परमाणु होंगे, एटम होंगे, उनसे क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री रह जाएगा। क्लियर हो गया? तो जैसे जैसे आप आर्सेनिक की क्वांटिटी को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। क्लियर हो गया? ये कहलाता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब इसको एक बार पढ़ते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब किसी शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक फास्फोरस को मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, ये होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, यानी जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो होते हैं आपके कोटर यानी होल्स। इनको क्या बोलते हैं आप, इनको बोलते हैं आप होल। ठीक, सो होल के कारण जो आपका करंट फ्लो होगा वो होगा आपका क्या, माइनॉरिटी करंट, अल्पसंख्यक आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन के कारण आपकी करंट प्रभावित होगी, आपकी धारा प्रभावित होगी, वो होगी आपकी मेजॉरिटी करंट। क्लियर हो गया? देखिए, इसमें जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें जो आपका अपद्रव परमाणु होता है, यानी आपका जो अशुद्धि परमाणु होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम दाता परमाणु। क्यों? क्योंकि यह क्रिस्टल में क्या देता है, ये क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। क्लियर हो गया? When a pure semiconductor
such as germanium and silicon is mixed with 5 valency impurities, then such a mixed semiconductor is called N-type semiconductor. In N-type semiconductor, the majority of charge carriers are free electron. यानी आपका जो मेजोरिटी करंट है वो किसका बन रहा है? आपका वो बन रहा है आपके इलेक्ट्रॉन से. एंड ए स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर होल्स. यानी आपका जो माइनॉरिटी करंट बनेगा वो बनेगा आपके होल से. ठीक है. द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट impurities such as arsenic and antimony provide a large number of free electrons in the semiconductor crystal. Such impurities which produce N-type semiconductors are known as donor impurities. इनको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे donor impurities या दाता परमाणु. क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि because each atom of them donate one फ्री इलेक्ट्रॉन टू द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल. आपकी इंप्योरिटी के जो एटम्स हैं, आपका हर इंप्योरिटी एटम क्या दे रहा है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है क्रिस्टल में. क्लियर हो गया? तो ये आपका कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर. देखिए, इसके बाद आपका जो अगला प्रकार है आपके इन एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर का, वो है आपका पी टाइप अर्धचालक. आपके जो बाहर अर्धचालक का दूसरा प्रकार है वो आपका कहलाता है पी टाइप अर्धचालक. ये क्या होता है? देखिए, जैसा भी मैंने आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर में बताया कि वहां आप क्या कर रहे थे, वहां आप किसी शुद्ध अर्धचालक में एक ऐसी अशुद्धि परमाणु को मिला रहे थे जिसकी संयोजकता 5 थी. ठीक है. अब जब आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना होता है तो आप करते क्या हो? इस केस में आप किसी शुद्ध जो आपका अर्धचालक पदार्थ होता है उसमें आप ऐसी अशुद्धि को मिलाते हो, ऐसी इंप्योरिटी को ऐड करते हो जिसकी संयोजकता 3 होती है. कितनी होती है? जिसकी संयोजकता 3 होती है. ठीक. जहां एन टाइप में आप 5 संयोजकता वाली इंप्योरिटी एटम को ऐड कर रहे थे, वहीं आप पी टाइप में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि परमाणु या इंप्योरिटी एटम को ऐड करते हो. ठीक. सो जब आप 3 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाते हो तो इसके मिलाने से आपका जो सेमीकंडक्टर बनता है वो आपका कहलाता है, उसे हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप अर्धचालक. ठीक है. और जो आपकी 3 संयोजकता वाले आपके जो अशुद्धि परमाणु होते हैं उनके कुछ एग्जांपल हैं एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम. ठीक. ये आपके ऐसे परमाणु हैं जिनकी संयोजकता 3 होती है. यानी इनके आउटर ऑर्बिट में, इनकी जो सबसे बाहरी कक्षा है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसका मतलब है कि ये केवल 3 ही सहसंयोजक बंध बना सकते हैं. ये केवल 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं. ठीक है. तो इनके मिलाने से आपका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो तैयार कैसे हो रहा है, इसको अब हम देखते हैं. देखिए, ये इमेज दिख रही है आपको. ये जो आपकी इमेज है ये आपकी पी टाइप सेमीकंडक्टर की इमेज है. ठीक है. ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है. यहां हो क्या रहा है? यहां पे आपने क्या किया? यहां पे आपने सिलिकॉन के क्रिस्टल में क्या मिला दिया? आपने सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक एल्यूमिनियम के एटम को मिक्स कर दिया. आपने क्या किया? यहां का आपका जो सिलिकॉन का एटम था उसको हटा के आपने क्या रख दिया? आपने रख दिया एल्यूमिनियम का एक एटम. अब आपको पता है कि आपका जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की जो संयोजकता वो कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है 3. मतलब जो एल्यूमिनियम है वो केवल, इसका एटम केवल आपके 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, केवल 3 ही सहसंयोजक बंध बना सकता है. सो इस केस में होगा क्या? जैसे ही आप सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम को रखोगे तो होगा क्या? इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उन तीनों इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में तीनों इलेक्ट्रॉन का यूज हो जाएगा. जैसे एक बॉन्ड बना, इसका एक एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन का यूज यहां पर हो गया इस बॉन्ड को बनाने में, इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन का यूज यहां हो गया इस बंध को बनाने में, और इसके तीसरे इलेक्ट्रॉन का यूज इस कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने में हो गया. ठीक. पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो आपका एल्यूमिनियम है वो किससे घिरा हुआ है? वो अपने चारों तरफ सिलिकॉन एटम से घिरा हुआ है. और आपको पता है कि सिलिकॉन एटम है वो आपके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो आपके 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं. तो इस केस में होगा क्या? ये जो आपका चौथा कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्या रह जाएगा? ये आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा, ये आपका अधूरा रह जाएगा. क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने के लिए सिलिकॉन तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, पर एल्यूमिनियम के पास इस बॉन्ड को बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचेगा. क्यों? क्योंकि उसके पास केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, उन तीनों इलेक्ट्रॉन का पहले यूज
किया जा चुका है। सो ये आपका जो चौथा बंद है कैसा बन गया, ये आपका अधूरा रह गया। मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपकी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन की कमी है वही आपकी कहलाती है होल। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होल। ठीक है, सो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बिकॉज आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था बंद बनाने के लिए, चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं था बंद बनाने के लिए, इसलिए यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया आपका होल। क्या बन गया, यहां पर बन गया आपका होल। ठीक, और होल पे चार्ज कैसा आता है, अभी मैंने आपको बताया था, जो होल होता है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, सो इस प्रकार आप जितने ज्यादा 3 संयोजकता वाले यानी 3 वैलेंसी वाले इम्प्योरिटी एटम को इस क्रिस्टल में मिक्स करोगे, उतने ज्यादा आपके इस क्रिस्टल में होल्स बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें आपके जो होल्स होंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, है ना। वो आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही जनरेट हो रहे हैं, अपने आप ही उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी तुलना में जो आपके होल्स होंगे, आपके जो कोटर होंगे, या इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोटर। जो आपके कोटर होंगे, आपके जो होल्स होंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफी ज्यादा होंगे। इसलिए जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें आपका जो मुख्य आवेश वाहक है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है होल, है ना। इसमें आपकी जो मेन करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है आपके होल्स की वजह से। और जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी आपका जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक है वो बनेगा इसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही उत्पन्न हो रहे हैं। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन के कारण आपकी जो करंट फ्लो होगी वो होगी आपकी माइनॉरिटी करंट। ठीक है, किसके केस में, पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। और होल्स के कारण आपकी जो करंट प्रवाहित होगी, आपकी जो धारा प्रवाहित होगी, या आपकी करंट का जो फ्लो होगा होल्स के कारण, वो होगी आपकी मेजॉरिटी करंट। उसको आप बोलोगे मुख्य आवेश वाहक। क्लियर हुआ। सो ये आपके पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच का डिफरेंस है। जहां एन टाइप में आपका जो मुख्य आवेश वाहक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी आपकी जो मेजॉरिटी करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन से बनती है। वहीं जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें आपका जो मेजॉरिटी करंट होता है, यानी आपका जो मुख्य आवेश वाहक होता है, वो होल्स के कारण बनता है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो आपका पी टाइप अर्धचालक है, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें जो होल्स है उसका मूवमेंट होता कैसे, होल्स गति कैसे करता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो आपका होल्स है उस पर कैसा चार्ज होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी होल जिस डायरेक्शन में गति करेगा, होल जिस डायरेक्शन में गति करेगा, करंट भी क्या है, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वहीं इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है, यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होती है। यानी उसके जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी। ठीक है, सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए होल्स के और इलेक्ट्रॉन के बीच का। तो उसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए यहां पर आपका क्या बन गया, यहां पर बन गया आपका होल। तो अब होगा क्या कि इसके पास का जो बॉन्ड होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, वो जंप करके इधर आ जाएगा। सो जैसे ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आएगा, कूद कर इधर आएगा, तो ये जो आपका बंद है, आपका बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पर इस वाले बॉन्ड में, इस वाले बंद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन कूद कर कहा गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया, इसलिए इधर पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसका मतलब जो होल यहाँ बना हुआ था वो अब कहाँ पहुंच गया, वो आपका यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि इसके पास का जो इलेक्ट्रॉन वो कूद कर कहा जाए, वो जंप करके इधर आ जाए, जिससे यहाँ बॉन्ड पूरा हो जाए और यहाँ पे क्या बन जाए, यहाँ पे आपका होल बन जाए। सो कुछ इस तरह से पूरे क्रिस्टल में जो आपका होल है उसका मूवमेंट होता रहेगा, उसकी गति होती रहेगी। और जिस दिशा में आपका होल्स गति करेगी, होल्स गति करेगा, उसी दिशा में क्या होगा, उसी दिशा में आपकी धारा का भी प्रवाह होगा, यानी उसी दिशा में आपकी करंट भी फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, जैसे यहां पर भी दिखाया हुआ है, यहां पर आपका बोरोन का एग्जांपल लिया हुआ है। यहां पे क्या किया है, यहां पे आपका जो सिलिकॉन क्रिस्टल है वहां पर एक सिलिकॉन के एटम को हटा के क्या जोड़ दिया गया है, वहां जोड़ दिया गया है बोरोन। सो बोरोन क्या है, बोरोन की भी एलिमेंट की तरह वैलेंसी होती है 3, यानी संयोजकता होती है 3। मतलब इसके भी आउटर ऑर्बिट में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी केवल 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में ये जो बोरोन है इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज आ जाएगा बंद बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। पर चौथा जो बॉन्ड होगा उसको बनाने में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका
यहाँ पे बन जाएगा आपका होल, यहाँ पे बन जाएंगे आपके होल, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया होल का मूवमेंट किस प्रकार से होगा, वो आपके पूरे क्रिस्टल में होल का मूवमेंट होता रहेगा, और जिस डायरेक्शन में होल का मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका पी टाइप क्रिस्टल है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो आपका एल्यूमिनियम एटम है, इसमें जो आपका इंप्योरिटी एटम है कर क्या रहा है, ये एन टाइप के विपरीत क्या कर रहा है, ये एन टाइप के विपरीत ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। जहां एन टाइप में जो आपका इंप्योरिटी एटम था, आपका अशुद्धि परमाणु था, वो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा था, वहीं जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, वहां पर आपका जो अशुद्धि परमाणु होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया था, यहाँ आ गया था। सो यहाँ पर जो आपका अशुद्धि परमाणु हुआ उसको बोला जाएगा ग्राही परमाणु। तो क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ग्राही परमाणु। क्यों, एक्सेप्टर एटम, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है। जहां पी टाइप में आपका चार्ज आ रहा था इंप्योरिटी एटम में पॉजिटिव, वहीं इस पर कैसा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको ये ग्रहण कर रहा है। क्लियर हो गया। सो उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले अपद्रव को मिला दिया जाता है, ऐसा अपद्रव जिसकी संयोजकता कितनी है, 3 है, तो इस प्रकार के मिश्रित अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, ठीक। पी टाइप अर्धचालक में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके मुक्त कोटर यानी होल्स, ठीक है। और जो आपके अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। जो आपका माइनॉरिटी करंट होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से। साथ ही पी टाइप अर्धचालक में जो आपका अपद्रव्य परमाणु होता है, यानी आपका जो अशुद्धि परमाणु होता है, वो कहलाता है ग्राही परमाणु, उसको बोलते हैं ग्राही परमाणु। क्यों, क्योंकि वह शुद्ध अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। जहां एन टाइप में वो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा था, वहीं पी टाइप में क्या हो रहा है, पी टाइप में वो क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए आप कहलाएगा आपका ग्राही परमाणु, ठीक है। When a pure semiconductor is mixed with 3 valency impurities, then such a mixed semiconductor is called p-type semiconductor. In p-type semiconductor, the majority of charge carriers are free holes and a small number of charge carriers are इलेक्ट्रॉन। यानी आपका जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से आपका जो माइनॉरिटी करंट है वो क्या है, वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक। द एडिशन ऑफ ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज सच एज बोरोन प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री होल्स इन ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। सच इंप्योरिटीज विच प्रोवाइड पी टाइप सेमीकंडक्टर आर नोन एज एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। यहाँ पे जो आपके इंप्योरिटीज एटम उनको क्या बोले, यहाँ पर आप बोलोगे उनको एक्सेप्टर। क्यों, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्रिस्टल से, ठीक है। बिकॉज ईच एटम ऑफ देम क्रिएट वन होल विच कैन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। क्लियर हो गया। तो ये था आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज की वीडियो में आपका जो टॉपिक था वो आपके कवर हो चुके हैं। इसके बाद जो आपका अगला पार्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो अर्धचालक युक्तियां हैं, आपके जो अर्धचालक डिवाइसेस हैं वो क्या होते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको डायोड, आईसी, ट्रांजिस्टर, उसके अलावा बाकी दूसरे भी उपकरण के बारे में विस्तार से बताऊंगा, और वो पार्ट आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।